चलिए जी, अब हम बात करते हैं स्केड्यूल 3 पार्ट 2 पर। स्केड्यूल 3 पार्ट 2। ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम क्या प्रिपेयर करना सीखेंगे कि आपका जो इनकम स्टेटमेंट है या जिसको हम बोलते हैं P&L अकाउंट, स्केड्यूल 3 पार्ट 2 के तहत वो कैसे बनाया जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले तो आएगा नेम ऑफ कंपनी। फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, जिस पर्टिकुलर ईयर एंडेड के लिए हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, हम वो ले लेंगे। पर्टिकुलर्स, देन एक कॉलम बनेगा करंट ईयर और एक कॉलम हमारे पास हो गया प्रीवियस ईयर। तो हमारे पास पर्टिकुलर और करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कॉलम आ जाएंगे। आइएगा, सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग इनकम्स। जो पहली हेडिंग हमारी होती है वो हेडिंग होती है इनकम्स। इनकम में सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी आपके बिजनेस की जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है उसकी वजह से आपने क्या रेवेन्यू कमाई। अदर इनकम्स। ठीक है, अब इस अदर इनकम्स में हमारे पास जो मेजर मेन मेन इनकम्स होती हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंटरेस्ट इनकम है, कोई रेंटल इनकम है, आपकी कोई डिविडेंड इनकम है और अदर्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो फर्स्ट हेडिंग है उसका टोटल लग जाएगा। टोटल ऑफ फर्स्ट।
करंट ईयर, और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का डेटा है तो प्रीवियस ईयर लीजिए। तो इनकम एंड स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में सबसे पहली हेडिंग जो हमारी आती है वो इनकम्स होती है, जिसमें हम सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लेंगे और फिर हमारे पास अदर इनकम आ जाएगी। नाउ अब सेकंड हेडिंग हमारे पास आती है एक्सपेंसेस। सेकंड हेडिंग हमारे पास आती है एक्सपेंसेस। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकंड, परचेजेस ऑफ स्टॉक। ये बेसिकली हमारे पास फिनिश गुड्स आ गया। थर्ड हेडिंग में हम लिखते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्रीज या स्टॉक। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज होगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक आएगा। देन फोर्थ नंबर में हमारे पास आ गया एम्प्लॉइज बेनिफिट या एम्प्लॉइज कॉस्ट। कॉस्ट ऑब्लिक एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। लीजिए, एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए हमने जो भी खर्चे किए हैं वो सारे खर्चे हमारे यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम जरा फॉर एग्जांपल बात करें तो एम्प्लॉइज बेनिफिट के खर्चों में हमारे पास क्या आ जाएगा, सैलरी एंड वेजेस, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस और शेयर बेस्ड एक्सपेंसेस, शेयर एक्सेट्रा। कई सारे खर्चे जो कि एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए किए जाएंगे, उन सब खर्चों को हम एक साथ एम्प्लॉइज कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। फिर पांचवें नंबर पर हमारे पास आता है फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब है जो भी हमने लोन वगैरह लिए हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं वो यहां पर आ जाएंगे हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट में। देन सिक्स नंबर पे हमारे पास आता है डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हमारे पास आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस में ये हमारे पास कुछ मेजर हेडिंग हो गई। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, देन परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स स्टॉक आ गया, इन्वेंट्री का चेंजेस आ जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉइज बेनिफिट रिलेटेड कॉस्ट आ जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी,
और डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आएगा, और अगर कोई और है तो हम वो अदर एक्सपेंसेस करके भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अब इसका टोटल लग जाएगा तो ये हमारे पास टोटल ऑफ सेकंड आ जाएगा। ठीक है, टोटल ऑफ 1 में हमारे पास सारी इनकम थी, और टोटल ऑफ 2 में अब हमारे पास क्या आ गए, एक्सपेंसेस कैलकुलेट हो गए। ये करंट ईयर, ये हमारे पास लीजिएगा। अब हमारे पास थर्ड हेडिंग आ जाएगी प्रॉफिट और लॉस। थर्ड हेडिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स ये आपका बेसिकली 1 माइनस 2 है। ये लीजिए, ये आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स। उसके बाद इसमें प्लस माइनस होगा एक्सेप्शनल आइटम्स। आपके जो भी एक्सेप्शनल आइटम्स हैं, एक्सेप्शनल आइटम्स का मतलब हो गया बेसिकली आपके जो भी नॉन रिकरिंग नेचर या इरेगुलर नेचर के आइटम्स होते हैं, वो सभी आपके एक्सेप्शनल आइटम में आ जाएंगे। इसमें एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों आइटम्स इंक्लूड हो जाते हैं। अब हमारे पास जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये लीजिए, ये जैसे ही हम अपने एक्सेप्शनल आइटम्स या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं उनको एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे टैक्स एक्सपेंसेस। टैक्स एक्सपेंसेस, तो टैक्स एक्सपेंसेस में हमारे पास एक तो आता है करंट टैक्स और एक आता है डेफर्ड टैक्स। देखिए, डेफर्ड टैक्स आप लोग सीएमए फाइनल में जाकर पढ़ते हैं, तो यहां पर ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, और अगर आएगा तो आपको कैलकुलेटेड अमाउंट दिया हुआ होगा। तो आप यहां से क्या करेंगे, टैक्स एक्सपेंसेस को हटा देंगे, जिसमें आपका करंट टैक्स और आपका डेफर्ड टैक्स आ जाएगा। अब जो आपके पास आएगा वो आएगा प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ये आ गया प्रॉफिट्स फ्रॉम टीआई कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। ये लीजिए, ये आपके पास प्रॉफिट्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आ जाएगा।
क्लियर है बिल्कुल। ये प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन को मान लीजिए मैंने ए दे दिया। इसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। आपका जो भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है उसका हम प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। तो डिसकंटिन्यूड का हम प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। यानी जो डिसकंटिन्यू हो गए हैं उनका सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लूंगा और इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स एक्सपेंसेस। इसमें से हम माइनस कर देंगे टैक्स एक्सपेंसेस। करंट टैक्स ऑफ डेफर्ड टैक्स। जो भी आपका करंट टैक्स का अमाउंट है और जो भी आपका डेफर्ड टैक्स का अमाउंट है, अब जो आपके पास रिमेनिंग बचा वो आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, यानी बी वैल्यू आ जाएगी। पहले हमने निकाल लिया प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन और फिर हमने कैलकुलेट कर लिया प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। यानी ए प्लस बी को अगर जोड़ दूं, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द पीरियड, ए प्लस ये लीजिए। तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बन गया। लीजिए एक नोट डाल लीजिए, देन हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लिखे नोट। चलिएगा, एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको पीएनडल के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना है, लिखें। इफ एनी इनकम ऑब्लिक expenses is 1% or more, if any income oblique expenses is 1% or more of its revenue from operation,
its revenue from operation, or it is 10 lakh or more in amount. Then it will be reported separately सेपरेटली। ये लीजिएगा, तो ये मैंने आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सारा कवरेज नोट डाउन करवा दिया है। हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें एक तो P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट गिवन इन शेड्यूल 3। तो चलिएगा, अब बस हमें केवल इसके क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। 2-3 क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में है और कुछ एक क्वेश्चन हमारे पास स्कैनर में है। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, बहुत इजी है। थोड़ा सा बस आपके पास ये फॉर्मेट में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको नहीं, इनकी जो मेन हेडिंग है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कि बैलेंस शीट में मेजर हेडिंग क्या क्या आती हैं और आपका जो P&L अकाउंट है उसमें आपकी मेजर हेडिंग्स क्या क्या आती हैं, और उसके आधार पर हम क्या बना सकते हैं, अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, CMA स्टडी मटेरियल। देखिएगा ये क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ हीरो लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 15। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिटिंग्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन, इन्वेस्टमेंट, डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट, फर्नीचर फिटिंग एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट, P&L अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, परचेजेस ऑफ इक्विपमेंट, परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर द रीसेल पर्पस, सेल्स नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, शेयर कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। द स्टॉक एट 31 March 15 valued at lower of cost or NRV was estimated to be worth rupees 2 lakh. Fixture, fittings, tools and equipments all related to administration. Depreciation is charged at the rate of 20% per annum on cost. A full year depreciation is charged in the year of acquisition, but no depreciation is charged in the year of disposal. आप जिस ईयर में एक्वायर करोगे उस पर फुल ईयर का डेप्रीसिएशन लगेगा, और जिस ईयर में बेचोगे तो कोई डेप्रीसिएशन आपको नहीं देना है। During the year 31 March 15, the company purchased an equipment 120. It also sold some fittings. Original cost 60 है और उसे 10,000 में बेच दिया, जिसके ऊपर अभी तक डेप्रीसिएशन 30,000 आपका लग चुका है। एवरेज टैक्स फॉर द कंपनी 50% है। फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट जो है वो अलाउएबल एक्सपेंडिचर है फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, यानी फैक्ट्री क्लोजर की जो कॉस्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल कॉस्ट है। आपको P&L अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, क्लियर, गिविंग अलोंग विद द नोट्स टू अकाउंट्स। चलिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, P&L अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम यहां पर डिस्क्लोज क्या करते हैं, नेम ऑफ कंपनी। ठीक है, तो नेम ऑफ कंपनी आपको दे रखी है हीरो लिमिटेड। सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट for the year ended March 31, 2015. Particulars. करंट ईयर, तो करंट ईयर हमारा क्या है, 31/3/2015। और फिर आ जाएगा हमारे पास प्रीवियस ईयर 31/3/2014। चलिएगा, सबसे पहले हमारी जो हेडिंग होती है दैट इज रेवेन्यू। आइए, तो रेवेन्यू से रिलेटेड इसने हमें क्या पॉइंट दे रखा है, सेल्स दे रखी है 3000 की। सेल्स 3000। क्या कोई अदर इनकम आपको दी हुई है? नहीं, हमें कोई अदर इनकम नहीं दे रखी है। इनकम, ये लीजिए, ये हमारे पास टोटल आ गया फर्स्ट का 3000। आइएगा, सेकंड पार्ट जो हमारे पास है दैट इज रिलेटेड टू एक्सपेंस। दैट इज रिलेटेड टू एक्सपेंस। चलिएगा, एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये है नहीं आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास देखिए सेकंड एक्सपेंस क्या आता है आपका, परचेजेस ऑफ स्टॉक फॉर सेल या परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर सेल। परचेजेस ऑफ स्टॉक, तो देखिएगा आपने परचेजेस ऑफ गुड्स किया है 1710 का, तो ये आपके पास 1710 आ गया। ठीक है, तीसरा आपके पास आता है चेंज इन इन्वेंट्री। बताइए, चेंज इन इन्वेंट्री, तो आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है वो 200 है, और ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में 140।
तो ये आपके पास चेंज इन इन्वेंट्री जो आ गया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो ये आपकी कॉस्ट को कम करेगा। बहुत ध्यान से सुनना, क्लोजिंग स्टॉक आपकी वैसे तो इनकम को बढ़ाएगा, तो अब चूंकि अपन चेंजेस इन इन्वेंट्री को एक्सपेंसेस साइड लिख रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो ये मेरी कॉस्ट को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो मैंने इसे कॉस्ट में नेगेटिव आइटम के रूप में लिख दिया। फोर्थ नंबर पे अपन क्या लिखते हैं, एम्प्लॉइज कॉस्ट। फोर्थ नंबर पे हमारे पास तो इस क्वेश्चन में आपको एम्प्लॉइज की कोई कॉस्ट नहीं दे रखी है। फिर आती है आपकी फाइनेंस कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब जरा इसकी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। देखिएगा, आपको फिक्चर फिटिंग टूल्स इक्विपमेंट एट कॉस्ट दिया हुआ है 680 प्लस ड्यूरिंग द ईयर, थर्ड पॉइंट पढ़ना, ड्यूरिंग द ईयर आपने 120 का एक नया इक्विपमेंट खरीदा, वो प्लस हो जाएगा। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड आपने कोई भी असेट सेल कर दी तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो इसमें से मैं माइनस कर देता हूं 60 और इनटू इसका अपन निकाल देंगे 20% डेप्रिसिएशन। 680 का ओपनिंग प्लस 120 माइनस 60 इंटू 20%। ये लीजिए, मेरे पास 148 का डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन का खर्चा आ गया। इसके बाद हमारे पास है अदर कॉस्ट या अदर एक्सपेंसेस। अब जो भी एक्सपेंसेस बचे वो हम किस में डाल देंगे, अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे। तो देखिए उसमें क्या क्या आ जाएगा। आपके पास एक तो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एक आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एक आपके पास है फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट, लेकिन आप सोचिए क्या फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट आपकी, ये तो एक एक्सेप्शनल आइटम हो गया, तो इसमें से 60 आप हटाएं। अभी एक बार वापस देखिए क्या क्या है आपके पास। देखिए एक तो आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहां पर मैं अदर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन है 480 का, देन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 102 की, अब देखिएगा लॉस ऑन असेट कैसे निकालेंगे।
हाँ जी, तो देखिएगा अब अदर एक्सपेंसेस में आपका लॉस कैसे निकाला है, आप जरा उस पॉइंट को देखिएगा। आपको दिया हुआ है कि जो असेट आपने बेची उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 60 थी और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 30,000 था। तो अगर मैं 60,000 में से पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहा हूं, तो अगर मैं 60,000 में से 30,000 हटा दूंगा तो उस असेट की जो WDV है वो कितनी आ गई मेरी, 30,000। और वो 30,000 की असेट मैंने 10,000 में बेच दी, तो मुझे 20,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वो लॉस भी मैं अदर एक्सपेंसेस में दिखा दूंगा। तो 480 प्लस 102 प्लस 20, ये टोटल मेरे पास आ गया अदर एक्सपेंसेस का टोटल 602। तो लीजिए अब मेरे पास ये एक्सपेंसेस का टोटल लगा देता हूं। तो देखिए टोटल इनकम मेरे पास आ चुकी है टोटल ऑफ 1, और टोटल एक्सपेंसेस यानी टोटल ऑफ 2। बताइए टोटल ऑफ 2 कितना है। तो देखिएगा 1710 माइनस 60 प्लस 602, तो 2400 नो। अब अगर टोटल ऑफ इनकम में से टोटल ऑफ एक्सपेंस हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो 3,000 में से मैं 2400 हटा दूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स का अमाउंट आ गया। देख लीजिए रेवेन्यू आ गई मेरे पास 3,000 और मेरे पास एक्सपेंसेस का टोटल आ गया 2400, तो 600 हो गया। अब आपको एक एक्सेप्शनल खर्चा दे रखा है कितने का, 60 का एक खर्चा है जो आपको दे रखा है फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट। एक्सेप्शनल कॉस्ट, और एक्सेप्शनल कॉस्ट आपको दे रखी है फैक्ट्री क्लोजर कॉस्ट। ये एक्सेप्शनल क्यों हुई, क्योंकि देखिए आप अपने नॉर्मल रूटीन में अपनी फैक्ट्रियों को बंद नहीं करते हैं। तो फैक्ट्री क्लोजर की जो कॉस्ट आपको दे रखी है 60, वो आपकी हो गई एक्सेप्शनल कॉस्ट। तो अब आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लीजिए 540 आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स एक्सपेंसेस, तो टैक्स एक्सपेंसेस में आपको करंट टैक्स की रेट कितनी दे रखी है, 50%। तो 50% आपका टैक्स हो जाएगा 270। अब देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है। तो पहले मैं आपको इसी क्वेश्चन में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी बता देता हूं, फिर उसको हम लेटर ऑन वापस से कर लेंगे चाहे तो यहां पर अब अपने पास इसमें आप प्लस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ
बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 80, तो ये कहलाता है टोटल प्रॉफिट्स अवेलेबल। आपके पास हो गया 350। अब इस टोटल प्रॉफिट अवेलेबल को हमने किस तरह से एप्रोप्रिएट किया या कहां कहां इसका यूटिलाइजेशन किया, तो सबसे पहले तो हमें दे रखा है प्रपोज्ड डिविडेंड। तो देखिए आपको प्रपोज्ड डिविडेंड के लिए क्या दिया हुआ है, 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल आपकी 1000 है, उसका 20% हो गया आपका 200। तो ये तो आपका हो गया प्रपोज्ड डिविडेंड। ट्रांसफर टू रिजर्व, देखिए इसको लेकर एक पॉइंट होता है आपका कि आपको जनरल रिजर्व में एट लीस्ट 7.5% तो ट्रांसफर करना ही करना होता है, ठीक है। और बाकी अगर आपका जो डिविडेंड है अगर वो और ज्यादा है तो आप रिजर्व में ज्यादा अमाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफर टू रिजर्व मैंने ले लिया साढ़े, करंट ईयर का प्रॉफिट आपका है 270, उसका 7.5% के अप्रोक्स। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमने कितना ले लिया, अब देखिएगा यहाँ पर एक पॉइंट है कि हम रिजर्व में कितना ट्रांसफर करें। हमें एट लीस्ट ट्रांसफर करना चाहिए 7.5%, तो मान लीजिए अज्यूम कर लेते हैं 10%। लेकिन एग्जाम में जब तक क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आए, आप चाहें तो कोई भी अमाउंट ट्रांसफर एक 10% की रेट ले लें। ट्वेंटी फाइव, अब बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट, टोटल आपका 350 बनना चाहिए। तो 350 में से आपका 225 गया, तो ये आ गया 125। ये लीजिए, ये आपके पास मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 का P&L अकाउंट आपको बना दिया है। अब देख लें आराम से इसको। P&L अकाउंट इस तरीके से आपको शेड्यूल 3 के तहत आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए P&L के बाद हम बनाएंगे इस कंपनी की बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 पार्ट 1।
सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी हमारे पास आ गया, हीरो लिमिटेड। और बैलेंस शीट हमारे पास है एज एट 31 मार्च 2015। ये हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस शीट आ जाएगी। पर्टिकुलर्स करंट ईयर, नोट नंबर और प्रीवियस ईयर। देखिएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग है दैट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में एक तो हमारे पास आ जाएगी शेयर कैपिटल, ये हमारे पास 1000 आ गई। रिजर्व्स, ठीक है, रिजर्व्स के लिए हम बना देंगे नोट नंबर 1। देखिएगा, जब रिजर्व्स के लिए नोट नंबर 1 बनाएंगे तो हमारे पास टोटल रिजर्व्स का हमें पता लग जाएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसमें हमारे पास है लॉन्ग टर्म लोन्स। तो देखिए, लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए हमारे पास कोई और वर्किंग नहीं है मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं लॉन्ग टर्म लोन्स 70। करंट लाइबिलिटीज बताइए। तो देखिए, करंट लाइबिलिटीज में आपको एक तो क्रेडिटर्स दे रखे हैं 140 के, सॉरी, क्रेडिटर्स 80 के, और एक आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दे रखा है। तो अब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन हम चाहें तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को असेट्स में से हम लेस करके भी दिखा सकते हैं। तो मैं यहां से हटा देता हूं, हम वहीं पर उसे, जब अपन फिक्स असेट बनाएंगे तो हम वहां पर उसे ले लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा 270,
और प्रपोज्ड डिविडेंड हमने लिया है 25 का। ये आपका टोटल आ जाएगा यहाँ। असेट्स में नॉन करंट असेट्स तो नॉन करंट असेट्स में हमारे पास हैं टेंजिबल, इसके लिए हम बना देते हैं नोट नंबर 2। और इन्वेस्टमेंट को अपन डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं। सिंगल आइटम आपको दे रखा है तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा आपका 200 का। नाउ उसके बाद हमारे पास है करंट असेट्स। करंट असेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्रीज आ जाएगी आपकी 200 की। डेटर्स आ जाएंगे 780 के। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा 228 का। ये तीन हमारे पास आ गई। देन यहां पर आपका टोटल लग जाएगा। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट बस नोट बना देते हैं। नोट नंबर 1, रिजर्व्स। जनरल रिजर्व मैंने लिया था 25, ऊपर जाते हैं, और 125 का आपका P&L अकाउंट है। टोटल 150 आएगा। ये आप नोट नंबर 1 के सामने डाल दीजिए 150। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है। 1000 प्लस 150 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 270 प्लस 25। और कोई प्रोविजन देखिए, और कुछ रह गया क्या आपका? पोस्ट डिविडेंड 200 का था, सॉरी। 1770 आपका टोटल आएगा। ठीक है, मैंने प्रपोज डिविडेंड गलत लिख दिया था। प्रपोज डिविडेंड आपका 200 था, तो ये आ गया 1770। आइए अब नोट नंबर 2 अपन असेट्स, टेंजिबल असेट्स का बनाएंगे।
सबसे पहले बताइए टेंजिबल असेट्स का ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दे रखा है? तो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 680 प्लस एडिशन हो गया आपका 120 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो देखिए आपको 260 तो पहले से दे रखा है, प्लस इस बार का आपका डेप्रिसिएशन कितना आया था? 148 का डेप्रिसिएशन आया था। तो डेप्रिसिएशन हो गया 260 प्लस 148 यानी, और माइनस सेल WDV पर। क्यों? क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन मैं ऊपर लेस कर चुका हूं, तो अब इसकी WDV लेस कर दूंगा 30। तो ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 680 प्लस 120 माइनस 408 और माइनस 30 यानी 362 मेरे पास असेट की टोटल वैल्यू आ गई। 362 मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये यहां लिख दीजिए 362। क्या हो गया? कंप्लीट प्लस 200 प्लस 200 प्लस 780 प्लस 228, तो 1770 आपके पास टोटल आ जाएगा। ये लीजिए, देखिएगा नोट्स टू अकाउंट्स उन्हीं के हम बनाएंगे जिनके लिए हमें वर्किंग की जरूरत है। तो ये हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ अवर स्टडी मटेरियल हो गया।